संबंधित कुछ उदाहरण को देखा था, जिसमें मृग मरीचिका रेगिस्तान की शीत प्रदेशों में उल्टी नाव का लटकी हुई प्रतीत होना और प्रकाश तंतु परख नली का चमकना और हीरे की चमक जैसे कुछ पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित उदाहरण को हमने देखा था। आज का वीडियो क्लिप हमारा है गोलीय तल से अपवर्तन से संबंधित फार्मूला को हम डिराइव करेंगे कि कैसे इस गोलीय तल की एक तरफ N1 अपवर्तनांक का माध्यम है और दूसरी तरफ N2 अपवर्तनांक का माध्यम है। तो ऐसी स्थिति में इस गोलीय तल से अपवर्तन संबंधी फार्मूला क्या होता है उसको हम देखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि यदि इस गोलीय तल के सामने कोई वस्तु है O, तो इस गोलीय तल से अपवर्तन के पश्चात इस O का एक प्रतिबिंब I बनता है। तो इस ऑब्जेक्ट O की दूरी U, इस इमेज I की दूरी V तथा गोलीय तल की त्रिज्या R एवं अपवर्तनांक N1 और N2 में क्या संबंध होता है, इसी संबंध के विषय में हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पर जो गोलीय तल है उत्तल है, जैसे जिस तरफ वस्तु रखी है उस तरफ से अगर हम देख रहे हैं ये गोलीय तल उत्तल है। तो इस उत्तल गोलीय तल से अपवर्तन के पश्चात इस वस्तु O का प्रतिबिंब I बनता है। इस वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V तथा गोलीय तल के एक तरफ के अपवर्तनांक N1, दूसरी तरफ के अपवर्तनांक N2 तथा इस गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध होगा उसको हम देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट वस्तु इस गोलीय तल से U दूरी पर है। इस ऑब्जेक्ट O से एक प्रकाश की किरण OM चल रही है और गोलीय तल पर आपतन के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। अगर ये माध्यम सघन है, ये माध्यम विरल है, तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश अविलंब की ओर, ये जो अविलंब हमारा है MC अविलंब की ओर झुकेगी, यानी प्रकाश की किरण इस मार्ग पर सीधे जा रही थी लेकिन झुक करके अविलंब की ओर हो गई है। और अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण MQ बन रही है। एक प्रकाश की किरण जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है वो MQ हमको मिली। इसी वस्तु O से एक और प्रकाश की किरण चल रही है जो इस गोलीय तल पर लंबवत पड़ रही है, 90 डिग्री पर लंबवत पड़ रही है। और आप इसको याद रखिएगा कि अपवर्तन के संदर्भ में यदि विभाजक तल पर लंबवत कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो सीधे निकल जाती है, यानी ये OP आपतित किरण है जो इस तल पर लंबवत है और अपवर्तन के पश्चात जो PC अपवर्तित किरण बन रही है वो सीधे निकल जा रही है। तो एक अपवर्तित किरण हमारी MQ हो गई और दूसरी अपवर्तित किरण PC हो गई। अब ये दोनों अपवर्तित किरण या तो कहीं मिलेगी या तो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। दोनों स्थिति को हम देखेंगे, जिस बिंदु पर मिलेगी वह बिंदु या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी वह बिंदु, दोनों क्या होगा, इस O का इमेज होगा। तो ये अपवर्तित किरण MQ है, ये सीधे ऐसे जा रही है और ये PC है, ये ऐसे जा रही है। तो दोनों प्रकाश की किरण को हम देख रहे हैं कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी आगे जाने पर ये कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो इनको हम पीछे बढ़ाते हैं, इस MQ को पीछे बढ़ाते हैं तो ये आता है यहाँ पर, और इस PC को पीछे बढ़ाते हैं तो ये आता है यहाँ पर। और दोनों प्रकाश की किरणें इस I पर, दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें पीछे बढ़ाने पर बिंदु I पर मिल रही हैं, यानी या कह लें कि दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें लग रहा है कि बिंदु I से आ रही है। तो ये I जो होगा
वो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा किसका, ओ का, प्रतिबिंब हो गया। और ये ओ क्या है, वस्तु। तो वस्तु ओ का प्रतिबिंब बन गया आई। वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v है। अब यहां से हमको देखना है कि ये जो आपतित प्रकाश की किरण है इसके लिए आपतन कोण का मान क्या है। तो आपतन कोण हमारा होगा, आपतन कोण ये हमारा होगा, आप ध्यान देंगे ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये अविलंब है। तो आपतन कोण जो हमारा होगा वो हम ओ एम बी, आपतन कोण हो जाएगा कोण ओ एम बी बराबर आई। ये आपतन कोण हो गया। अपवर्तन कोण, ये प्रकाश की किरण जब अगले माध्यम पहुंच रही है तो थोड़ा सा मुड़ जा रही है, यानी एम क्यू अपवर्तित किरण हो गई और ये बी सी अविलंब हो गया। तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण जो होगा वो अपवर्तन कोण होगा, जिसको हम लिखेंगे सी एम क्यू। तो अपवर्तन कोण हो गया, अपवर्तन कोण कोण सी एम क्यू बराबर आर हो गया। ये कोण ओ एम बी आपतन कोण और ये कोण सी एम क्यू अपवर्तन। अब ये वस्तु से चलने वाली आपतित किरण इस मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है और जो प्रतिबिंब बन रहा है ये प्रतिबिंब से चलने वाली ये प्रकाश की किरण ये कौन सा कोण बना रही है, बीटा कोण बना रही है। ये कोण हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा और ये जो अविलंब है ये गामा कोण बना रहा है। तो अब हम संबंध स्थापित करेंगे। देखिएगा ये कोण हमारा आई है और ये कोण अल्फा है और ये कोण गामा है। इस त्रिभुज को हम बाहर निकालते हैं ओ सी एम को। ओ सी एम को अगर हम बाहर निकालें तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारा हो गया ओ, ये हो गया सी और ये हो गया एम। और ये जो लाइन एम भी है ये इस तरह से होगी, ये या इसको हम बी यहां पर रखें तो ये बी सी ये लाइन है, ओ एम ये लाइन है और ओ सी ये लाइन है। तो ये वाला कोण हमारा अल्फा है और ये वाला कोण गामा है। तो ये वाला कोण आई है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है, अल्फा प्लस गामा। ये जो इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण माना जाता है और ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण जो होता है ये अपने सामने के अंतःकोण, इसके सामने का एक अंतःकोण अल्फा हो गया और दूसरा अंतःकोण गामा हो गया। अल्फा और गामा का जो जोड़ होगा वही आई के बराबर होता है। तो यही से हम लिखते हैं कि आपतन कोण आई बराबर अल्फा कोण अल्फा प्लस कोण गामा। एक इक्वेशन बन गया यहां से। अब दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज आई एम सी, आई एम सी ये वाला त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज में अगर हम इसको आई लिख दें और इसको सी लिख दें, ये हो जाएगा आई एम सी। तो कोण आई यहां पर बीटा है, ये हो जाएगा बीटा और ये कोण सी गामा है। तो यहां पर जो आई एम बी कोण जो है वो देखिएगा आप अपवर्तन कोण के बराबर होगा। ये अविलंब है और ये अपवर्तित किरण पीछे की ओर बढ़ाई गई है। तो एक तरह से ये इस तरह के शेप में होगा, ये बी सी और ये क्यू आई इस तरह से। ये हो गया Q, ये हो गया I, ये हो गया B, ये हो गया C और ये M है। Q M C, Q M C ये वाला एंगल क्या है, R है। और ये I M B, I M B ये वाला कोण हमको चाहिए, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण भी R हो जाएगा। V M I क्या हो गया, ये R हो गया।
ये आर किसके बराबर हो जाएगा, आर बराबर बीटा प्लस गामा। तो यहां से लिख देंगे कोण आर बराबर कोण बीटा प्लस कोण गामा। ये इक्वेशन 2 कह देते हैं। ये हमारे 2 इक्वेशन हो गए। अब हम साइन आई अपान साइन आर जो स्नेल का नियम है उसको लगाते हैं। तो स्नेल के नियमानुसार क्या हो जाता है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जिसको हम लिखते हैं 1n2। और इसको आप 1n2 को और भी तरह से लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं n2 अपान n। ये अब आप बताइएगा यदि ये आपतित प्रकाश की किरण इस तल पर यहां ना होकर के यहां हो जाए, यानी इस अक्ष के क्लोजर, तो ये आपतित प्रकाश की किरण मान लेते हैं यहां हो गई इस तरह से। तो ये अल्फा कोण अत्यंत छोटा हो गया। अल्फा कोण के अत्यंत छोटा होने पर ये अविलंब जब डालेंगे तो अपवर्तित किरण झुकेगी। तो जब अल्फा कोण अत्यंत छोटा होगा, आर का मान अत्यंत छोटा होगा, आई का मान भी अत्यंत छोटा होगा। यानी ये प्रकाश की किरण जो आपतित प्रकाश की किरण है, ये अगर मुख्य अक्ष के क्लोजर हो जाए तो अल्फा का मान अत्यंत छोटा होगा। जब अल्फा छोटा होगा तो आई का मान भी छोटा होगा, आर का मान भी छोटा होगा। और इस अगर हम बिंदु यहाँ है, जैसे एम को सी से मिला है, यहां से सी से मिलाएंगे तो ये गामा भी अत्यंत छोटा हो जाएगा। यानी अल्फा के छोटे होने पर आई छोटा हो गया, आर छोटा हो गया, गामा छोटा हो गया। और ये जब प्रकाश की किरण इधर बढ़ाएंगे तो बीटा भी छोटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ कोण अल्फा अत्यंत छोटा बना रहा, अत्यंत छोटा बनाए, यानी कोण अत्यंत छोटा हो, या इसको कह सकते हैं कि जो आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष के क्लोजर हो जाए, काफी नजदीक हो जाए, तो अल्फा अत्यंत छोटा हो जाएगा। तो जब अल्फा छोटा होगा तो बीटा भी छोटा हो जाएगा, गामा भी छोटा हो जाएगा, आई भी छोटा हो जाएगा और आर भी छोटा हो जाएगा, एवं आर भी अत्यंत छोटे होंगे, अत्यंत छोटे होंगे। और ऐसी स्थिति में जब आई आर छोटा होगा, लगभग जीरो के बराबर होगा, तो चाहे हम साइन आई लिखे चाहे आई लिखे, दोनों का मान सेम हो जाएगा। तो अत्यंत छोटा हो तो साइन आई की जगह हम आई लिख सकते हैं, साइन आर की जगह हम आर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई साइन आई की जगह आई लिख दीजिए और साइन आर की जगह आर लिख दीजिए, इक्वल टू n2 अपान n1, यहां से जो हमारे पास होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं तिर्यक गुणा करके n1 इंटू आई इक्वल टू n2 इंटू आर। और ये जो होगा हमारा n1 इंटू आई का मान यहां से रखिए, अल्फा प्लस गामा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। हम कोण का सिंबल नहीं बना रहे हैं, इसको आप समझेंगे कोण के रूप में, इक्वल टू n2 बीटा प्लस गामा। और ये आगे बढ़ के आएगा तो क्या बढ़ के आएगा, n1 इंटू अल्फा प्लस n1 इंटू गामा इक्वल टू n2 इंटू बीटा प्लस n2 इंटू गामा। अब उसको हम यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n2 गामा माइनस n1 गामा इक्वल टू
क्या हो जाएगा, N1 अल्फा माइनस N2 बीटा। ये N2 गामा, N1 गामा को उधर ले गए तो N2 गामा माइनस N1 गामा इज इक्वल टू N1 अल्फा N2 बीटा को इधर ले गए माइनस N2 बीटा। ये हो गया। अब यहां से हम लिख सकते हैं N2 माइनस N1 इंटू गामा बराबर N1 अल्फा माइनस N2 बीटा। ये अब फिर वही बात कि अल्फा कोण के अत्यंत छोटा होने पर बीटा कोण, गामा कोण सब छोटे हो जाएंगे, सब अत्यंत छोटे होंगे। अल्फा कोण के अत्यंत छोटा होने पर बीटा कोण भी छोटा हो जाएगा, गामा कोण भी छोटा हो जाएगा। यानी अल्फा, बीटा, गामा तीनों कोण छोटे होंगे। और ऐसी स्थिति में चूंकि अल्फा, बीटा, गामा अत्यंत छोटे हैं, अतः ऐसी स्थिति में जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो tan अल्फा को हम अल्फा लिखते हैं, tan बीटा को हम बीटा लिखते हैं और tan गामा को हम गामा लिख देते हैं। जैसे वहां पर हम किए थे, क्या I और R अत्यंत छोटा था तो sin I को I लिख सकते हैं, sin R को R लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि अल्फा, बीटा और गामा अत्यंत छोटे हैं तो tan अल्फा की जगह अल्फा लिख देंगे, tan बीटा की जगह बीटा लिख देंगे, tan गामा की जगह गामा लिख देंगे। तो यहां पर चाहे गामा लिखें चाहे tan गामा लिखें एक ही बात है, चाहे बीटा लिखें चाहे tan बीटा लिखें एक ही बात है, चाहे अल्फा लिखें चाहे tan अल्फा लिखें एक ही बात है। तो ऐसी स्थिति में जहां हमको गामा मिला है वहां हम tan गामा लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, आता है ये इक्वेशन क्या बन के आएगा, N2 माइनस N1 इंटू tan गामा, tan गामा इक्वल गामा की जगह tan गामा लगा लिया इक्वल टू N1 इंटू अल्फा, अल्फा है तो tan अल्फा लिख देंगे माइनस N2 इंटू बीटा है तो tan बीटा लिख देंगे, tan बीटा। ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया। आगे हम अब देखेंगे कि tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का मान क्या होता है। तो पहले हम tan गामा को देखते हैं। तो इस त्रिभुज में MNC, ये त्रिभुज MNC राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है। तो ऐसी स्थिति में ये H जो है M से N तक की दूरी या MN जो है H के बराबर है। तो tan गामा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी MN बटा NC। तो क्या लिख सकते हैं, N2 माइनस N1 H और आधार है NC इक्वल टू, ये हो गया यहां पर इक्वल टू N1 इंटू tan अल्फा। इस त्रिभुज को देखिए आप OMN, त्रिभुज OMN ये वाला त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज में आप क्या देख पा रहे हैं कि ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। यानी MN लंब होगा और NO क्या होगा, आधार होगा। क्या हो जाएगा, N1 MN का मान H है, H बटा आधार ON, ये ON आधार हो गया। आगे माइनस N2 इंटू tan बीटा को देखते हैं इस बड़े वाले त्रिभुज में IMN, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये कोण बीटा है और ये कोण 90 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये यहां से यहां तक आधार हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा H और आधार क्या हो जाएगा IN, IN क्या हो गया, आधार हो गया। N2 माइनस N1 इंटू H बाई NC इक्वल टू H कॉमन ले लें क्या हो जाएगा, N1 बाई ON माइनस N2 बाई IN। अब H इधर भी हो गया, H का गुणा इधर भी है, H का गुणा इधर भी है, तो H इधर आकर क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या लिख देंगे, N2 माइनस N1 बटा NC इक्वल टू
N1 बटा ON माइनस N2 बटा IN। फिर वही बात, अल्फा ये जो आपतित प्रकाश की किरण अक्ष के साथ कोण बना रही है, अगर ये अत्यंत छोटा हो, जैसे ये आपतित किरण मान लीजिए अगर हो, तो ये कोण अत्यंत छोटा होगा और ये जो यम होगा ये यहां पर पहुंच जाएगा और इससे जो लंब खींचेंगे ये P के करीब हो जाएगा। और छोटा करेंगे तो M और P के करीब होगा और उससे लंब खींचेंगे तो M भी और P के करीब होगा। और लगभग 0 के बराबर कर दें तो M पहुंच जाएगा लगभग P पर और N पहुंच जाएगा लगभग P पर। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, अल्फा कोण अल्फा के अत्यंत छोटा होने पर, अत्यंत छोटा होने पर ये कोण अल्फा अत्यंत छोटा होगा तो M पहुंच जाएगा P के करीब, N भी पहुंच जाएगा P के करीब, क्योंकि M से लंब खींच रहा है। तो जैसे यहां पर M है तो इसे लंब खींचेंगे तो ये P के करीब पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा, M M N P के करीब होगी, करीब होगी। अगर P के करीब है तो जो NC लिख रहे हैं NC क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। ON जो लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। और IM जो लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, IP हो जाएगा। और आप जानते हैं PC, ये PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है इस गोलीय तल का। और OP वस्तु की दूरी है इस गोलीय तल से और IP प्रतिबिंब की दूरी है इस गोलीय तल से। तो क्या हो जाता है, अब इसको लिख सकते हैं N2 माइनस N1 बटा PC इक्वल टू N1 बटा OP माइनस N2 बटा IP। अब आप देख लिया है कि PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है, OP क्या है, वस्तु की दूरी है, और IP क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो लिख दीजिए उसको और चिन्ह सहित लिखना है, यानी क्या लिखेंगे, PC OP एवं IP का मान चिन्ह सहित लिखने पर, चिन्ह सहित लिखने पर। तो आप जानते हैं कि इस तल से बाएं तरफ की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं और दाहिने तरफ की दूरी को धनात्मक लेते हैं। तो R क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, U ऋणात्मक रहेगा और V ऋणात्मक रहेगा। तो क्या हो गया, यहां से N2 माइनस N1 और PC का मान है, PC का मान है R, ये प्लस R हो जाएगा और इक्वल टू N1 बटा OP, OP का मान है U और वो माइनस के साथ रहेगा, माइनस U माइनस N2 बटा IP का मान है माइनस V, ये हो गया। और यहां से अगर हम इसको हल करें तो क्या हो जाता है, N2 माइनस N1 बटा R इक्वल टू ये माइनस N1 अपान U और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस N2 अपान V। और इसको सही तरीके से लिखें तो क्या लिख देंगे, इंप्लाई दैट N2 बटा V प्लस में है माइनस N1 बटा U है और ये क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 बटा R। ये एक इक्वेशन बन के आया। इस गोलीय तल से अपवर्तन में जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी N1 N2 जो अपवर्तनांक है तथा R जो त्रिज्या है उसमें संबंध हो गया। तो पहले तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए कि गोलीय तल से अपवर्तन के संदर्भ में सूत्र का निगमन कीजिए। ये गोलीय तल से अपवर्तन का सूत्र है, ये बहुतों बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है, इसको आप तैयार करेंगे। दूसरा, इसी में क्वेश्चन जोड़ सकते हैं कि गोलीय तल से अपवर्तन के संबंध में सूत्र का निगमन कीजिए यदि गोलीय तल के एक तरफ निर्वात हो,
यहाँ पर देख रहे हैं गोलीय तल के एक तरफ n1 अपवर्तनांक का माध्यम है, दूसरी तरफ n2 अपवर्तनांक का माध्यम है। लेकिन अगर एक तरफ निर्वात हो तब ये फार्मूला कैसा बन जाएगा? तो आगे हम इसी फार्मूला को लिखते हैं n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 बाई r में n1 से भाग देने पर, n1 से भाग देने पर क्या फार्मूला बन के आता है देखिएगा, n2 अपान n1 बाई v माइनस n1 अपान n1 बाई u इक्वल टू n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1 बाई r। और ये फार्मूला बन के आएगा n2 अपान n1। आप ये जान चुके हैं कि 1n2 जो होता है वो होता है n2 अपान n1। जहां n2 अपान n1 है वहां हम 1n2 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 1n2 बटा v माइनस 1 अपान u इक्वल टू 1n2 माइनस 1 अपान r। तो ये एक फार्मूला हो गया जब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो। ये 1n2 क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस रूप में ये फार्मूला हो गया। और ये फार्मूला इस रूप में है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2। तो इस तरह का फार्मूला हो गया, एक ये हो गया। अब यहीं से यदि पहला माध्यम निर्वात हो, क्या स्नेल का नियम हम जब बता रहे थे, तो 1n2 को यदि पहला माध्यम निर्वात है तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या हो जाता है, यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो 1n2 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 लिख रहे थे उसको केवल दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n लिख देंगे। क्यों? क्योंकि पहला माध्यम निर्वात हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जहां 1n2 है वहां हम क्या कर लेंगे, n कर लेंगे। क्या हो जाएगा, n अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू n माइनस 1 अपान r। यहाँ n माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यदि इस गोलीय तल के दोनों तरफ अलग अलग माध्यम हो तो फार्मूला या तो ये बन सकता है या तो ये बन सकता है। दूसरा, यदि गोलीय तल के एक तरफ निर्वात हो तो दूसरी तरफ का माध्यम जो होगा उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कुछ होगा, वो मान लेते हैं n है। तो n बाई v माइनस 1 बाई इक्वल टू n माइनस 1 बाई r हो जाएगा। तो यहां से हम दो तरह के फार्मूले का निगमन किए हैं। पहला, यदि गोलीय तल के दोनों ओर अलग अलग माध्यम n1 n2 जैसे, तो ये फार्मूला बना और ये फार्मूला बना। यदि गोलीय तल के एक तरफ निर्वात हो तो दूसरी तरफ के अपवर्तनांक n लिखेंगे और उसके लिए फार्मूला ये बना। ठीक, तो ये हमारा हो गया गोलीय तल से अपवर्तन संबंधी फार्मूला जिसका हमने निगमन किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो क्लिप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।